बेवकूफ क्यों हो? फिर तुम क्यों हो? पुतिन पूरी तरह से घबराए हुए हैं। उनकी अपनी सरकार ने अभी अभी उनकी कायरता को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। कल रात 50 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन रूस के अंदर तक पहुंचे और हमला किया, जिससे साबित हुआ कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली लगभग बेकार है। ठीक इसी समय रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन मॉस्को से भाग गए क्योंकि हमने क्रेमलिन से सैन्य विमान भागते हुए देखे। अब यूक्रेन खुलेआम ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो और नेपच्यून मिसाइलों से रूस की सैन्य इंडस्ट्री को पंगु बना रहा है। इसने गन पाउडर और रॉकेट फ्यूल बनाते केमिकल प्लांट को तबाह कर दिया। अफरा तफरी तेजी से फैल रही है। रूसी लोग समझ रहे हैं कि पुतिन ने उन्हें छोड़ दिया है, जबकि वो खुद अपने सुरक्षित बंकर में छुपे हुए हैं। कुछ रूसी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी अगली स्ट्राइक सीधे क्रेमलिन पर करनी चाहिए। इसे देखिए। क्या तुम इतने बेवकूफ हो? दोस्तों, क्या बकवास है? मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ? क्या मुझे क्रेमलिन जाना चाहिए? ये क्या बकवास है? दोस्तों, क्रेमलिन यहाँ नहीं है। दोस्तों, तुमने निर्देशांक गलत डाले। तुम्हें क्रेमलिन पर हमला करना था। मैं गाली नहीं देता। गाड़ियां खड़ी थी, कमबख्त। जा अपनी भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ियां बस खड़ी थी, बस वहीं खड़ी थी। गाड़ियां बस मुसीबत थी। यहाँ कुछ टकराया, जैसे बकवास हो। वाकई बहुत जोर से। यहाँ हमारी सारी क्लिनिकें हैं, सारी क्लिनिकें, बच्चों की क्लिनिकें। वहाँ वो आदमी चढ़ रहा है और बहुत सारे लोग बाहर आ गए। मैंने 4 धमाके सुने। लोगों ने कहा मैंने 2 सुने, लोगों ने कहा 4। यहाँ जो कुछ भी था सब बर्बाद हो गया है। मैंने 2 सुने, फिर उन्होंने कहा 4। यहाँ सब बर्बाद हो गया। क्या, कहाँ, कैसे? मैं पक्का है पुतिन इस बात से खुश नहीं है कि अब रूसी लोग एक यूक्रेनी हमले को देख रहे हैं और उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। लोग इस युद्ध के बारे में सच्चाई जानना शुरू कर रहे हैं और पुतिन घबरा रहे हैं। लेकिन यह तो सबसे शर्मनाक हिस्सा भी नहीं है। अगला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, रूसियों के उस संदेश के ठीक बाद यूक्रेन ने सच में सुनने का फैसला किया और उन्होंने मॉस्को की ओर ड्रोन का एक छोटा समूह भेजा। किसी वजह से हवाई ड्रोन पुतिन के लिए बहुत बड़ा खतरा थे, तो वह क्रेमलिन छोड़कर भाग गए। अब यह रिपोर्ट एक रूसी युद्ध संवाददाता की है और उनके अनुसार यूक्रेन द्वारा ड्रोन लॉन्च करने के कुछ ही घंटों बाद कई रूसी रक्षा सैन्य विमान मॉस्को से उड़कर उरल पर्वत की ओर चले गए। यह असामान्य था, यहाँ तक कि रूसियों के अनुसार भी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान दें कि पुतिन कुछ ड्रोन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, बनिस्बत इसके कि जेलेंस्की ने फरवरी 2022 में कैसे प्रतिक्रिया दी थी। जब पुतिन की सेना कीव के ठीक बाहर थी, जेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें सवारी नहीं, गोला बारूद चाहिए। और अब जब यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को के ठीक बाहर हैं, पुतिन ने कहा कि मैं जा रहा हूं, यह मेरे लिए नहीं है। यही वजह है कि रूसी लोग नाराज हो रहे हैं और वे इसका दोष ओलिगार्क्स और रूसी अभिजात वर्ग पर डाल रहे हैं। इसे खुद सुनिए आप। दोस्तों, मैं किससे बात करना चाहता हूँ? जो पेट्रोल पंप निजी स्वामित्व वाले हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में यूआरटी के फिलिंग स्टेशन। उद्मूर्त क्षेत्र में जो वर्तमान ईंधन की कमी है, उसमें इन पेट्रोल पंपों ने दाम बढ़ा दिए हैं। क्यों? तुम लोगों ने जो इतने जबरदस्त हो, ये कैसे तय कर लिया कि तुम ऐसे हो? मस्सादी मैं बस जिज्ञासु हूँ, आखिर तुम लोग दाम ऐसे क्यों बढ़ा रहे हो? ये तो बिल्कुल पागलपन है। जब देश में अभी इतनी समस्या है तो तुम्हें पता है आम लोगों की क्या परेशानियां हैं। तुम इससे फायदा क्यों उठा रहे हो? हाँ, तुम जानते हो कि लोग मजबूर होकर ईंधन खरीदेंगे। तुम जानते हो कि लोग ऐसी कीमतों पर मजबूर होकर ईंधन खरीदेंगे। बेशर्म कमीने, तुम्हें तो कोड़े मारने चाहिए। कमबख्त, तुम्हें अपनी पेट्रोल पंपों के सामने लाइन में खड़ा कर देना चाहिए। तुम्हें झुकाकर, तुम्हारी पैंट उतारकर और तुम्हारे साथ गलत किया जाना चाहिए। ईमानदार लोगों के सामने तुम्हें ठीक से कोड़े मारे जाने चाहिए। ऐसे संदेश और भी बढ़ते रहेंगे और पुतिन को यह पता है, उसे पता है कि जब तक वह इस युद्ध को नहीं रोकता, यूक्रेनी हमले रूस के अंदर बंद नहीं होंगे। जल्द ही रूस के पास कोई भी रिफाइनरी नहीं बचेगी जो उस तेल को रिफाइन कर सके जिसे पुतिन इतना पसंद करता है। असल में बस पिछली रात ही यूक्रेन ने रूसी सैन्य ढांचे पर सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया। 50 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन
जिनमें स्टॉर्म शैडोज, नेपच्यून, फ्लेमिंगो और हाइमार्स शामिल हैं, पूरे रूस में क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक दागे गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रेजेजियानिक में एक विद्युत उपकेंद्र जल रहा है, जिससे 1,30,000 रूसी बिना बिजली और पानी के हैं जब सर्दी आ रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि हम सभी यह जानते हैं, पुतिन को रूसियों की परवाह नहीं है। रूसी किसानों की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। उन्हें जो सबसे ज्यादा चिंता है वह है रूसी सेना, खासकर वे सैनिक जो यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए मोर्चे पर लड़ रहे हैं। खैर, यूक्रेन ने भी उन पर हमला किया है, बस परोक्ष रूप से। इसे देखिए, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने पुष्टि की कि रक्षा बलों ने ब्रायंग केमिकल प्लांट पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। यह केमिकल प्लांट रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संयंत्र रॉकेट ईंधन के लिए गनपाउडर विस्फोटक घटकों का उत्पादन करता है, जिनका उपयोग दुश्मन द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र पर गोलाबारी करने के लिए गोला बारूद और मिसाइलों में किया जाता है। यह प्लांट अब जल्द ही इस्तेमाल में नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि यह सिर्फ एक सामान्य ड्रोन हमला नहीं था। यूक्रेन ने मिसाइलों का इस्तेमाल किया, स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का, और वो भी एक नहीं बल्कि कई। इसके बाद के हालात देखिए। मिसाइलें ये ड्रोन से कहीं ज्यादा नुकसान करती हैं। यहाँ हमारे पास प्रोफेसर माइकल क्लार्क हैं, जो समझा रहे हैं कि यूक्रेन अब इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है। एक, इस हमले में स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल की एक वजह यह है कि ये बहुत सटीक मानी जाती हैं। ये काफी बड़ा वॉरहेड ले जा सकती हैं। ड्रोन कम सटीक होते हैं। अगर आप केमिकल प्लांट पर पर्याप्त स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागें तो प्लांट को निष्क्रिय करने का अच्छा मौका होता है, शायद काफी लंबे समय के लिए। यूक्रेनियनों ने स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की, लेकिन रूसी सबूतों और मलबे से पता चलता है कि ये रूस के अंदर हमलों में इस्तेमाल हुए हैं। इस हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार पुतिन पर कोई खास अतिरिक्त दबाव नहीं डालते। यह उनकी कहानी में ये जोड़ता है कि वह सिर्फ यूक्रेनियनों नहीं, यूरोपियनों से भी लड़ रहे हैं। लेकिन पुतिन पर जो दबाव पड़ता है वो असल में एक ज्यादा भौतिक दबाव है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री खोदी है जो रॉकेट ईंधन और विस्फोटकों के लिए रसायन सप्लाई कर रही थी, जब वह इनका तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उन हमलों की संख्या देखें जो रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, तो हफ्ते के लगभग हर रात 200, 300, यहाँ तक कि 700, 800 ड्रोन और मिसाइलों के साथ वे बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ब्रायंस्क फैक्ट्री, जितना हम जान पाए हैं, उन बमों और विस्फोटकों के लिए जरूरी रसायनों के प्रमुख उत्पादकों में से एक थी। तो इसका असर उस सप्लाई चेन पर पड़ेगा जिस पर रूसी निर्भर करते हैं। क्या यह पुतिन को चौंकाएगा? नहीं। क्या वह इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रचार के लिए करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, रूसी सूत्रों के अनुसार जो हमले के बाद प्लांट पर गए थे, यह प्लांट अब लगभग खत्म हो चुका है। अब यही वह जगह है जहां हमले के समय का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है। यह घटना राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप की वॉशिंगटन मुलाकात के कुछ दिन बाद हुई थी। उस बैठक में जेलेंस्की को वे टोमहॉक मिसाइलें नहीं मिली जो वह चाहते थे। तो शायद यह हमला एक संदेश है जो वह सिर्फ पुतिन को ही नहीं बल्कि ट्रंप प्रशासन को भी भेज रहे हैं कि यूक्रेन पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और वे इसका इस्तेमाल रूस को वहां चोट पहुंचाने के लिए कर सकते हैं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। रूसी सेना की सप्लाई चेन अब यूक्रेन द्वारा नष्ट की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ उस संदेश से भी ज्यादा कुछ चल रहा है। क्योंकि देखिए, यह हमला कुछ घंटे बाद हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वह पुतिन से नहीं मिलेंगे, और इस रद्दीकरण का कारण सीधा था। रूस अपनी अधिकतम मांगों से पीछे नहीं हट रहा था। वे चाहते हैं कि यूक्रेन वह इलाका छोड़ दे जिसे रूस पिछले 10 सालों से जीत नहीं पाया है। रूस क्या दे रहा है? वह केवल यही वादा कर रहा है कि वह आगे यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। मुझे लगता है हम सब जानते हैं रूसी वादों की कोई कीमत नहीं है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक रद्द कर दी। कभी नहीं, 1 लाख साल में भी नहीं होता, और पुतिन जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये हुआ और मैं आया, और मुझे देखना है कि क्या मैं इसे सुलझा सकता हूँ।
लेकिन इसका हम पर असर नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ हमारे सैनिक नहीं हैं। जब मैं पहली बार आया तो वह खत्म हो सकता था अगर ऐसा नहीं होता। यह तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकता था, वह नियंत्रण से बाहर था। तो अब वे गोलीबारी कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। और मुझे लगता है कि पुतिन इसे खत्म करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जेलेंस्की भी इसे खत्म करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये खत्म होने वाला है। अब दूसरी तरफ देखें, पुतिन युद्ध क्यों नहीं रोकना चाहते जबकि उनकी रिफाइनरियां नष्ट हो रही हैं और अर्थव्यवस्था पतन की कगार पर है। उनका मानना है कि रूस की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था भले ही कमजोर हो, पश्चिमी देशों के यूक्रेन समर्थन से ज्यादा टिक सकती है। वह पश्चिमी सहयोगियों जैसे अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं कि वे रूसी अर्थव्यवस्था के गिरने से पहले यूक्रेन का साथ छोड़ देंगे। अब हम इसे देख सकते हैं अगर हम सिर्फ रूसी राज्य टीवी और रूसी राज्य मीडिया को देखें। अब यह याद रखना फिर से जरूरी है कि क्रेमलिन मीडिया को उनके बोलने के मुद्दे सीधे क्रेमलिन से मिलते हैं, कभी कभी तो सीधे पुतिन से भी। तो अगर हम उनकी बात सुने तो हमें कुछ हद तक पता चल जाता है कि पुतिन क्या सोच रहे हैं। तो इस क्लिप को देखिए। फिलहाल बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन स्थगित है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह बेकार की बैठक नहीं चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में मौजूदा युद्ध की सीमाओं को स्थिर करने की मांग की थी, लेकिन मॉस्कोव्स्की कामसोमोलित्स टुडे लिखता है, मॉस्को के पास युद्ध विराम मानने का कोई कारण नहीं है। एक कार्य योजना जिसे संक्षेप में कहा जा सकता है, जहां हो वहीं रुक जाओ, वह पुतिन को मंजूर नहीं है। मॉस्को जेलेंस्की शासन को राहत या एकतरफा रियायत देने की योजना नहीं बना रहा है। यह दृष्टिकोण ट्रंप जो चाहते हैं उससे काफी अलग है। लेखक डोनाल्ड ट्रंप पर बौद्धिक आलस्य और उन मुद्दों में खुद को शामिल करने की अनिच्छा का आरोप लगाते हैं जो बहुत जटिल और पेचीदा हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे जेलेंस्की के समर्थकों और अमेरिका व यूरोप की राजनीतिक अभिजात वर्ग से पूरी तरह संबंध नहीं तोड़ना चाहते। यहीं से यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम के विचार के साथ ट्रंप की नई राजनीतिक छेड़छाड़ की जड़ें बढ़ती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब भी आसान समाधान का इंतजार कर रहे हैं और उनके आसपास के लोग उनकी इस बुनियादी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं जिससे वह नाखुश हैं। अचानक अमेरिका अब पसंदीदा नहीं रहा। रूसी प्रेस में कामसोमोल्स्का प्रोवाइडर ने यह खबर चलाई, अमेरिका आपके यूक्रेनी ड्रोन हमारी तरफ भेज रहा है चुपके से। वॉशिंगटन कीव को रूस के भीतर अहम ठिकानों पर ड्रोन हमले में मदद कर रहा है। वॉशिंगटन को निर्णय लेना चाहिए, क्या यह एक शांति निर्माता है जो संघर्ष को समाप्त करना चाहता है, या कीव शासन की तरफ से एक प्रत्यक्ष भागीदार है। तो हम रूस के लिए ये गणना कैसे बदलें? ठीक है, हम मूल रूप से पुतिन और रूस को संदेश भेजते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि कार्रवाई से। अगर रूस युद्ध जारी रखता है तो कीमत बहुत ज्यादा होगी जिसे पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोग बढ़ते तनाव का खतरा जता सकते हैं, इसीलिए मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, यूक्रेन और अमेरिका युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन अपनी जमीन वापस नहीं मांग रहा। पश्चिमी देश भी युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। वे रूस से अपनी सेना वापस लेने या ऐसी किसी चीज की मांग नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं गोलीबारी बंद करो और दीर्घकालिक शांति का हल निकालो, लेकिन पुतिन ऐसा नहीं चाहते। वो केवल युद्ध जारी रखना चाहते हैं। असल में पुतिन ही हालात बिगाड़ने का जोखिम उठा रहे हैं, पश्चिम नहीं। उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी ताकत दिखाएं। टॉमहॉक मिसाइलों पर चर्चा होते ही वो बातचीत को तैयार थे। जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें नहीं देंगे, पुतिन ने अचानक अपनी मांगें बढ़ा दी और फिर वही मांगें दोहराने लगे जो रूस अब तक करता आ रहा था। इसीलिए अगर हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पुतिन को युद्ध जारी रखने की तकलीफ महसूस हो। यही बात पूर्व नाटो सचिव यहाँ समझा रहे हैं, सुनिए। और यूक्रेन युद्ध खत्म करने का तरीका यही है कि पुतिन को यकीन दिलाया जाए वे युद्ध में नहीं जीत सकते। मुझे नहीं लगता कि हम पुतिन को बदल सकते हैं। उनका लक्ष्य यूक्रेन पर नियंत्रण है, लेकिन मुझे लगता है कि हम पुतिन की गणना बदल सकते हैं कि वह यह समझ जाएंगे कि यूक्रेन पर नियंत्रण पाने की कीमत उन्हें बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन को सैन्य सहायता देना ही इसका एकमात्र तरीका है, क्योंकि बातचीत की मेज़ पे जो कुछ भी होता है वह जंग के मैदान की स्थिति से बहुत करीब से जुड़ा होता है। अब आज बहुत व्यस्त दिन रहा। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नेटो महासचिव वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मिल रहे हैं। मैं आपको मीटिंग के बारे में बताता रहूंगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आप सबसे अगली बार मिलूंगा।